इस मनवा की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर से होती है। वो कहता है, मेरी एस क्लास सुपरनैचुरल एबिलिटी ने मुझे हवा से अनलिमिटेड मैजिकल पावर जनरेट करने की ताकत दी है। मुझे लगा अब मैं अपनी जिंदगी के टॉप पर पहुंच सकता हूं। लेकिन हुआ उल्टा। लोग मुझे नीचा देखने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जनरेटेड मैजिक पावर सिर्फ मेजेस और हीलर्स के काम आती है, और मैं खुद एक लेवल 29 का लो टियर हंटर हूं। लड़ाई के टाइम मैं बस पीछे खड़ा रह जाता हूं। जब तक टीम के मेजेस की मैजिक पावर खत्म ना हो जाए तब तक मेरी जरूरत ही नहीं होती, और जब उनकी मैजिक खत्म होती है तभी मैं आगे आता हूं उनकी मैजिक रिचार्ज करने के लिए। मेरी हेल्प से मेज एक पावरफुल स्ट्राइक करता है और बॉस को हरा देता है, लेकिन फिर भी कोई मुझे थैंक नहीं करता। सब मुझे सिर्फ एक टूल की तरह ट्रीट करते हैं। एक टीममेट बोला, हंटर सानो, आज तुम्हारा कोई खास योगदान तो दिखा नहीं। जाओ उस बॉस से यूजफुल पार्ट्स कलेक्ट करो। मन नहीं था, फिर भी मैं चुपचाप मान गया। पास खड़ा एक और टीममेट मजाक उड़ाता है, ये कॉम्बैट पर्सनल है ना, फिर भी इसे लॉजिस्टिक्स वर्क करना पड़ रहा है। दूसरा बोला, सुनने में आया है कि इसके पास बस एक ही स्किल है, इन्फिनिट मैजिक जनरेशन। नाम सुन के ही एक्साइट मत हो जाना। एस क्लास स्किल है, लेकिन कोई काम की नहीं। बस ऐसे बॉस फाइट्स में काम आती है जहां बहुत मैजिक चाहिए। नॉर्मल मॉन्स्टर हंटिंग में इसका कोई यूज नहीं। यही वजह है कि 5 साल से हंटर है, फिर भी अभी तक लेवल 30 नहीं पहुंचा। मैं बस चुपचाप उनकी बातों को सहता रहा। बस एक बार लेवल 30 तक पहुंच जाऊं, सब कुछ बदल जाएगा। जब मैं वापस ग्रेट सेज गिल्ड हेडक्वार्टर्स पहुंचा तो मुझे वो खबर सुनने को मिली जो मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। सानो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अब कोई तुम्हारे साथ टीम अप करना नहीं चाहता, और तुम्हारे करंट लेवल 29 के साथ तुम्हारे लिए सोलो डंजन क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबकी डिस्कशन के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें बिजनेस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जहां तुम अपनी एबिलिटी को अच्छे से यूज कर सको। अगर मैं डंजन कॉन्कर ही नहीं कर सकता तो अब तक की मेरी सारी मेहनत का क्या मतलब था। आखिरकार मैंने गिल्ड छोड़ने का फैसला किया, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मेरी एबिलिटी सिर्फ इन्फिनिट मैजिक जनरेशन नहीं है। असल में मेरा स्किल हंटर बनने से पहले ही अवेकन हो गया था। जब स्किल एक्टिवेट हुआ तो मेरे सामने एक पॉपअप आया, डू यू वॉन्ट टू कॉपी दिस ऑब्जेक्ट। मैंने कॉपी बटन पर क्लिक किया। पॉपअप के नीचे लिखा था TTRL PLC। जैसे ही क्लिक किया पॉपअप नीली रोशनी में बदल गया और मेरे हाथ में जो खाना था उसका एक एग्जैक्ट कॉपी सामने आ गया। मैंने सोचा, वाह कितना पावरफुल स्किल है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आया कि इसके बहुत ही खराब ड्रॉबैक्स हैं। जैसे ही कॉपीड आइटम मेरे बॉडी से दूर जाती है वो नीली रोशनी बनकर गायब हो जाती है। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात, कॉपीड इक्विपमेंट में लेवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर कोई इक्विपमेंट मेरे लेवल से ऊपर है तो वो कॉपी ही नहीं होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि कॉपीड मैजिक पावर गायब नहीं होती, मैं उसे दूसरों को दे भी सकता हूं। यही बात लोगों को मेरी स्किल को लेकर कंफ्यूज कर देती है, इसलिए इसका नाम पड़ा इन्फिनिट मैजिक ग्रोथ। मैं और भी स्किल्स कॉपी कर सकता हूं, लेकिन हर स्किल के साथ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। इसी बीच मेरे फोन पर एक न्यूज अलर्ट आता है, CIA ड्रैगन स्वॉर्ड विल बी एग्जिबिटेड इन द आइलैंड नेशन। ये लॉन्ग स्वॉर्ड 2 स्पेशल स्किल स्लॉट्स और डिफेंस बूस्टिंग इफेक्ट्स के साथ आती है। इसकी सबसे खास बात, जैसे ही कोई इसे हाथ में लेता है उसका लेवल सीधा 200 तक पहुंच जाता है, और इस वेपन की रिक्वायरमेंट सिर्फ लेवल 30 है। लेकिन इस लेजेंडरी स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 10 है, इसी वजह से इसे एग्जीबिशन में रखा गया है। लेकिन ये मौका मेरे लिए परफेक्ट है। ड्यूरेबिलिटी भाड़ में जाए, मैं तो इसे इन्फिनिट बार कॉपी कर सकता हूं। बस एक हफ्ते में लेवल 30 तक पहुंचना है और इस स्वॉर्ड को छूना है। इसलिए मैंने एक टेम्पररी टीम ज्वाइन की जो जायंट किंग स्पाइडर डंजन कॉन्कर करने वाली थी, और मैं फिर से वही करता हूं, मेज के पीछे छुपकर, कभी कभी आगे आकर। अब मैं उस ब्लॉन्ड लड़के को मैजिक पावर दे रहा था, लेकिन वो भी काफी बदतमीज था। हर बार जब उसकी मैजिक रिचार्ज होती तो वो बिना रुके अपनी अल्टीमेट अटैक्स छोड़ने लगता, जैसे उसे दोबारा मैजिक खत्म होने का कोई डर ही नहीं। लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये जानना है कि लेवल अप करने के लिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर सोनो, अभी भी स्टेटस इन्फो देख रहे हो? ये बोलने वाला लड़का है इकानागा। वो भी ग्रेट सेज गिल्ड का मेंबर है और टेक्निकली मेरा जूनियर भी, लेकिन मैं एक सीनियर होते हुए भी कितनी बुरी हालत में जी रहा हूं। सुना है उसे पैसों की कमी है, इसलिए जब भी उसे टाइम मिलता है वो ऐसे टेम्पररी टीम्स में जुड़कर पैसे कमाता है। जल्द ही हम बॉस रूम पहुंच जाते हैं। बॉस जायंट किंग स्पाइडर, लेवल 80। इतना हैवी प्रेशर, क्या हम सच में इसे हरा पाएंगे? मैं बहुत नर्वस हूं। ये देखकर इकानागा मुझे थोड़ा कंफर्ट करता है, कोई बात नहीं सीनियर, आप बस पीछे छुपे रहिए। जायंट किंग स्पाइडर को हराना एक्चुअली काफी सिंपल है, बस इसके सिल्क से बचकर रहिए। अगर फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, और इन स्पाइडर एग्स को भी मत छेड़ना, वरना बॉस पूरी तरह से बजर्क हो जाएगा। तभी वो ब्लॉन्ड लड़का इंपेशेंट हो जाता है, इकानागा, ऑडियंस मेंबर से इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? चलो फाइट शुरू करो ना। गुस्से में वो अपने पैरों के पास पड़ा एक छोटा सा स्टोन लात मारकर उछाल देता है, लेकिन स्टोन सीधे जाकर स्पाइडर सिल्क से टकरा जाता है। जायंट किंग स्पाइडर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, एक जोरदार रोर मारता है और हम सब पर हमला कर देता है। डैमेज, देख लिया ना क्या कर दिया तुमने?
शुक्र है हमारा टैंक सामने आ जाता है और बॉस के एक पैर को काट देता है, जिससे उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है। अब सब क्या खड़े हो, अटैक करो, टैंक चिल्लाता है। सब लोग अपने वेपन्स निकालते हैं और अपने सिग्नेचर मूव्स के साथ बॉस पर टूट पड़ते हैं, और मैं हमेशा की तरह पीछे छुपकर बस साइलेंटली टीममेट्स के लिए चीयर करता हूं। लेकिन फिर भी एक एक्सीडेंट हो ही जाता है। जायंट किंग स्पाइडर अपना सिल्क स्किल यूज करता है और वो ब्लॉन्ड लड़का फिर से कुछ बेवकूफी कर बैठता है। वो पूरे नेस्ट पर वाइड रेंज फ्लेम स्किल चला देता है। बॉस को तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिल्क से ढका होता है, लेकिन नेस्ट में पड़े सारे स्पाइडर एग्स जल जाते हैं। ये देखकर जायंट किंग स्पाइडर पूरी तरह से बरसर्क हो जाता है। वो एक ही झटके में ढेर सारे सिल्क्स बाहर निकालता है और सब उसमें फंस जाते हैं। कोई भी टाइम पर बच नहीं पाता। ये क्या हो रहा है? मेरी फ्लेम्स सिल्क पर काम क्यों नहीं कर रही? ब्लॉन्ड लड़का चिल्लाता है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर बॉस उसी की तरफ बढ़ता है। अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, एक जोरदार चीख के साथ वो ब्लॉन्ड लड़का इस दुनिया से गायब हो जाता है। ये देखकर मैं अंदर तक कांप उठता हूं। मेरा पूरा बॉडी सिल्क में बंधा हुआ है, मैं हिल भी नहीं सकता। कौन मेरी हेल्प करेगा? और अब जायंट किंग स्पाइडर का अगला टारगेट मैं हूं। वो मेरे बहुत पास आ चुका है। मैं इसे देखकर बिल्कुल निराश हो चुका हूं। मैंने सोचा था ये लो लेवल डंजन सेफ होगा, लेकिन ऐसा निकला। मैं ये नहीं मान सकता। डू यू वॉन्ट टू कॉपी एंड पेस्ट? जब भी मेरी जान जाने वाली होती है, मेरी एबिलिटी खुद एक्टिवेट हो जाती है और मुझसे एक कॉपी निकलकर सामने आ जाती है। ओरिजिनल बॉडी तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन मेरी ये रेजरेक्शन भी मुझे क्राइसिस से नहीं बचा पाई। मैं दोबारा बॉस के हाथों मारा जाता हूं। CTRL+5। एक और बार मैं रिवाइव होता हूं और तुरंत छिप जाता हूं। ये तरीका नहीं चलेगा। अब क्या करूं? मैं अंदर ही अंदर परेशान हूं। तभी मुझे किसी की कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, हेल्प। ये इकानागा है, वो अब भी जिंदा है। लेकिन इस हालत में मैं खुद को भी बचा नहीं पा रहा। फिर भी मैं जानता हूं अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इकानागा जरूर मारा जाएगा। चैन से कैसे देख सकता हूं कि मेरा जूनियर मर जाए? मैं अपनी स्वॉर्ड लेकर बॉस की तरफ भागता हूं और उस पैर पर जोरदार वार करता हूं जिससे वो इकानागा पर अटैक करने वाला था। उसका पावरफुल रिकॉयल मुझे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन उसी की वजह से बॉस का अटैक मिस हो जाता है। उसी पल एक सिस्टम पॉपअप सामने आता है, लेवल इंक्रीज टू 30। मैं सिस्टम पैनल की तरफ हैरानी से देखता हूं। ये क्या हुआ? मैं अचानक लेवल अप कैसे हो गया? क्या मेरा पिछला अटैक असरदार था? मैं अभी इसी सोच में था और तभी बॉस ने मुझे फिर से मार डाला। CTRL+5। क्या मजाक है ये? लेकिन अब जब मेरी अटैक्स काम कर रही हैं, तो मैं अब भागूंगा नहीं। चाहे मुझे कितनी भी बार मरना पड़े, मैं तुझे हराकर ही दम लूंगा। 3 दिन और 3 रातों तक लगातार फाइट चली। मैं 50 बार मरा। टीम के लगभग सारे वेपन्स मुझसे टूट चुके थे। गुड न्यूज ये थी कि मेरा लेवल फिर से बढ़ चुका था और बॉस अब पूरी तरह जख्मी हो चुका था। अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ गया है। मैं जल्दी से बॉस के सिल्क अटैक को डॉज करता हूं। फिर जैसे ही वो दोबारा हमला करता है, मैं मौका पकड़कर उसके एक बड़े से पैर पर चढ़ जाता हूं, अपनी स्वॉर्ड ऊंचे उठाता हूं और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार करता हूं। मर जा! लेकिन मेरी स्वॉर्ड बीच में ही टूट जाती है। सस्ते कॉपीड आइटम्स का यही हाल होता है, भरोसे के लायक नहीं। मैं अपना बैलेंस खो देता हूं और जमीन पर जोर से गिरता हूं। बॉस जोर से दहाड़ता है और मेरी तरफ बढ़ता है। मैं मरने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी कुछ मिराक्युलस होता है। जिस जगह पर मैंने अभी अभी वार किया था, वहां क्रैक्स बनने लगते हैं और वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। एक तेज धमाके के साथ बॉस के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पल सोनो जमीन पर बेसुध पड़ा होता है, जोर जोर से सांस लेते हुए। हा 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 हा, मैंने आखिरकार कर दिखाया। फिर एक के बाद एक लेवल अप नोटिफिकेशंस की विंडोज सामने आने लगती हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑब्टेनिंग द जायंट किंग स्पाइडर्स रिवॉर्ड। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं इकानागा को उठाता हूं और डंजन से बाहर निकलने की तैयारी करता हूं। लेकिन तभी हम पर एक सडन अटैक होता है। मैं डर से आगे देखता हूं और देखता हूं कि सामने से कई लेवल 30 स्पाइडर ऑफस्प्रिंग हमारी तरफ आ रहे हैं। शिट! मैं तो किसी तरह संभल लूंगा, लेकिन इकानागा अभी तक होश में नहीं है। इतने सारे अटैक्स के सामने मैं बस अपने बॉडी से उसे बचा सकता हूं। तभी जब ये छोटी स्पाइडर्स हम पर झपटने ही वाली थी, एक चमत्कार होता है। सबसे आगे वाली स्पाइडर 2 टुकड़ों में कट जाती है और एक फिगर अचानक मेरे सामने प्रकट होता है। सैकड़ों स्पाइडर्स उसकी तरफ दौड़ती हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस इंसान बस अपना वेपन उठाता है। एक भयानक हेलफायर तुरंत ही सारी स्पाइडर्स को राख में बदल देता है। हेलफायर फायर मैजिक का हाईएस्ट लेवल है। पूरी दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो इसे यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सही याद है तो आइलैंड नेशन में सिर्फ एक ही इंसान है जो ये मैजिक यूज कर सकता है, द मैजिक स्वॉर्ड्समैन हु यूजेस द विचेस ब्लेड। आइलैंड नेशन का 5th रैंक्ड हंटर हंटरनेस। क्या तुम दोनों ही इस डंजन के सर्वाइवर हो? वो पूछता है, सामने बिखरे पड़े सभी हाई लेवल हंटर्स की तरफ देखते हुए।
एक लो लेवल हंटर जैसे सानो का बॉस रूम से जिंदा निकलना और एक टीममेट को बचा लेना, ये नेस के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। आखिर यहां हुआ क्या था? तुमने ये कैसे मैनेज किया? अब हम आइलैंड नेशन हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में हैं। सरप्राइजिंगली हंटर नेस वहां के डंजन इमिग्रेशन मैनेजमेंट का डायरेक्टर भी है। थोड़ी सी इंक्वायरी के बाद नेस मुझसे कहता है ये जायंट किंग स्पाइडर का सिल्क है और बाकी डंजन गेंस भी। मैं ये तुम्हें बाद में दे दूंगा, अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। इतनी आसानी से? यकीन नहीं हो रहा। मेरी टीम तो अनरजिस्टर्ड थी, यानी हमने इलीगल डंजन कॉन्क्वेस्ट किया। क्या मैं सच में यूं ही चला जाऊं? नेस कहता है ऐसे केसेस रोज होते हैं। बहुत सी अनरजिस्टर्ड टीम्स अपने फायदे के लिए बिना परमिशन डंजन में जाती हैं और कैजुअल्टीज भी होती हैं। एसोसिएशन ने इसे एक तरह से चुपचाप मंजूरी दे रखी है। ये सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूं और जाने के लिए उठ खड़ा होता हूं। तभी नेस मेरे हाथ में स्पाइडर सिल्क उठाकर मुझे बुलाता है। तुम ये भूल गए हो शायद? मैं कहता हूं नहीं चाहिए, ये और बाकी गेंस प्लीज मेरे जूनियर को दे दीजिए। ये बोलकर मैं दूर बंद करता हूं और बाहर चला जाता हूं। स्पाइडर सिल्क को देखते हुए नेस थोड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाता है। आखिर ये लड़का छुपा क्या रहा है? बाहर निकलते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ स्मर्क करता हूं। ग्रेट, मैं सक्सीड हो गया। स्पाइडर सिल्क, अब मेरे पास इन्फिनिट है। जायंट किंग स्पाइडर का सिल्क वैसा ही सिल्क शूट कर सकता है जैसा बॉस करता था। इसमें हाई एडहेसिवनेस है, यूसेज लेवल 40। ये क्या बकवास है? इतनी मेहनत के बाद और अब ये? बॉस, मुझे ऐसा आइटम मिल गया। खैर, पहले इसे कॉपी कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उसे छूता हूं, वो स्पाइडर सिल्क मेरी आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। मैं हैरान होकर देखता हूं, समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जायंट किंग स्पाइडर का स्पाइडर सिल्क करंट स्किल ने अब्सॉर्ब कर लिया। CTRL-PS5 एबिलिटी वैल्यू इंक्रीज्ड। मैं सिस्टम के पॉपअप को देखकर हैरान रह जाता हूं। CTRL-PEC कंट्रोल्ड ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकता है। CTRL-PS5+5 उन्हें पेस्ट कर सकता है। लेवल LV1 पर 3 स्किल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वाओ, ये कमाल है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी स्किल लेवल अप भी कर सकती है। मैं तुरंत नीचे दिख रहे 3 स्किल ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं। CTRL+5। तभी एक नया पॉपअप मेरे सामने आता है। ऑप्शन 1, तुम अपने कॉपीड ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट कर सकते हो और उन्हें अपनी मनचाही ड्यूरेशन तक मेंटेन कर सकते हो। ऑप्शन 2, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक खास समय अवधि में आपस में स्टिच कर सकते हो। ऑप्शन 3, तुम जायंट किंग स्पाइडर का स्पाइडर सिल्क अनटैंगल कर सकते हो। ये इवॉल्व स्किल सच में एक बड़ा सरप्राइज है। अब कॉपीड ऑब्जेक्ट्स मेरे बॉडी से अलग होने के बाद भी तुरंत गायब नहीं होंगे। चलो पहले ट्राई करते हैं। स्पाइडर सिल्क को 1 मिनट के लिए कॉपी करता हूं। वो सच में मेरे हाथ से अलग होने के बाद भी गायब नहीं हुआ और ठीक 1 मिनट बाद वो डिसअपियर हो गया। मैं तो अब अमीर हो जाऊंगा। अगर मैं टाइम 1000 साल या 10,000 साल सेट कर दूं तो क्या वो कभी डिसअपियर नहीं होगा? डंजन से मिले इस फायदे को सोचकर मैं जोर जोर से हंस पड़ता हूं। आज से मैं एक रिच मैन हूं। मेरी लग्जरी लाइफ शुरू हो गई है। रेनबो ब्रिज पर एक बड़ा ट्रक फुल स्पीड से चल रहा है। ये वही व्हीकल है जो किसिया ड्रैगन स्वॉर्ड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इस ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोग संभाल रहे हैं। मॉल ग्रांट, लेवल 112, एरिस ह्यू, लेवल 131, प्रोफेशन मेज, दोनों ही इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। ये स्वॉर्ड के एग्जीबिशन का आखिरी स्टॉप होना चाहिए। मॉल पूछता है, तुम एग्जीबिशन खत्म होने के बाद छुट्टी पर जाने का प्लान कर रहे हो? एरिस जवाब देता है, मैं आइलैंड नेशन के डंजन्स एक्सप्लोर करना चाहता हूं। मॉल हंसते हुए कहता है, इस बार उम्मीद है तुम्हें कोई ट्रेजर मिल जाए। लेकिन एरिस ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। दूसरों के मैटर्स में दखल ट्रबल ला सकती है। तभी रेडियो से एक रिपोर्ट आती है, हम फिलहाल रेनबो ब्रिज डंजन से गुजर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण कम्युनिकेशन 5 मिनट के लिए बंद रहेगा। ये सुनकर मॉल खिड़की से बाहर देखता है। समंदर पर बना ये डंजन कितना रोमांटिक लगता है। लेकिन एरिस के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। उसी समय रेनबो ब्रिज डंजन इमिग्रेशन ऑफिस की दूसरी तरफ 2 हंटर्स गार्ड ड्यूटी पर हैं। फायरबॉल, ये जॉब कितनी बोरिंग है ना? लेकिन फायरबॉल मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू लेवल 21 रुकी है। कनेक्शन से मिली इतनी आसान जॉब और तू फिर भी खुश नहीं। तुझे पता है 3 हफ्ते पहले यहां एक मेजर इंसिडेंट हुआ था। तभी अचानक उनके पैरों के पास कुछ अजीब सी चीज रोलिंग होती हुई आ जाती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है वो एक स्लाइम है। छोटू झुककर उसे उठा लेता है। डंजन वाले स्लाइम से भी ज्यादा क्यूट है ये। लेकिन फायरबॉल का चेहरा देखते ही डर से सख्त हो जाता है। एक मॉन्स्टर डंजन के बाहर कैसे आ सकता है? तभी एक फिगर अचानक सामने प्रकट होता है। फायरबॉल पीछे देखता है, एक ह्यूज गॉब्लिन क्लब से हमला करता है। तुरंत खून बहने लगता है। इस समय मैं अभी भी हंटर एसोसिएशन में हूं और अपने इन्फॉर्मेशन पैनल को देख रहा हूं। डंजन कॉन्क्वेस्ट से मिली मैसिव एक्सपीरियंस की वजह से मेरा लेवल अब लगभग 50 होने वाला है। लेवल 50 के बाद मैं अल्टीमेट डंजन्स कॉन्कर करने के लिए टीम बना सकता हूं। मैं प्राउडली पैसे कमाने के लिए अपनी एबिलिटी का यूज करने ही वाला होता हूं कि अचानक कुछ हंटर्स मेरे सामने से भागते हुए गुजरते हैं।
उनकी बातों से मुझे पता चलता है रेनबो ब्रिज डंजन में कोई अनोमली आ गई है। वहां रेड अलर्ट स्टेटस है और किशा ड्रैगन स्वॉर्ड वाला ट्रक उसी ब्रिज पर है। क्या ये मजाक है? वो स्वॉर्ड वहीं है। हंटर एसोसिएशन की छत पर कई एयरक्राफ्ट पहले से ही स्टैंड बाय पर हैं। एसोसिएशन के तमाम हंटर्स वहां सपोर्ट के लिए पहुंच चुके हैं। तभी एक नया नाम सामने आता है, हंटर एनए। इस मिशन में सबसे पहले सिटीजन्स को बचाना है। किशा ड्रैगन स्वॉर्ड सिर्फ सेकेंडरी प्रायोरिटी है। जैसे ही नस एयरक्राफ्ट में चढ़ने वाली थी, उसे दूर कुछ हलचल दिखी। ध्यान से देखने पर हाँ, मैं ही था जो बिना शर्म के पीछे पीछे चल रहा था। हंटर नाना ने कहा, प्लीज मुझे भी साथ चलने दो, मैं भी और लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं सिटीजन्स को गाइड और इवैक्यूएट करने में मदद कर सकता हूं। नानिस मुझे देखकर हैरान हो गई। उसे याद आया कि पहले मैं किसी तरह जिंदा बच गया था और अपने जूनियर की मदद की थी। उसने मुझे साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। बाकी हंटर्स से मुझे पता चला कि रेनबो ब्रिज डंजन कुछ अजीब लग रहा है। 3 हफ्ते पहले ही वहां अनरेस्ट को कंट्रोल किया गया था और अब फिर अनोमली शुरू हो गई हैं। इस दुनिया में अब कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं बचा। यहां तक कि जो डंजन्स कोलैप्स हो चुके हैं वो भी फिर से कोलैप्स हो सकते हैं और हर बार हमें उसे रोकना होता है ताकि 15 साल पहले जैसी ट्रेजेडी फिर से न हो। 15 साल पहले एक साथ ग्लोबल डिजास्टर्स हुए थे। नेशनल लेवल के डिजास्टर डंजन्स सब कोलैप्स हो गए थे। अगर डंजन्स के अंदर के मॉन्स्टर्स को प्रॉपर्ली सब्जुगेट ना किया जाए तो डंजन सैचुरेशन की वजह से कोलैप्स हो जाता है। उस वक्त बहुत से मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर शहरों पर टूट पड़े थे। हजारों सिटीजन्स पर अटैक हुआ। सिटीज पल भर में नर्क बन गए। मैं उस डिजास्टर से बच गया था, लेकिन अपने दोनों पेरेंट्स को खो चुका था। उसी वक्त एक अदरवर्ल्डली बीइंग मेरे सामने आया और मुझे कॉपी पेस्ट स्किल्स का कर्स दे गया। उसने कहा यह कर्स एक गिफ्ट है जिसकी टाइम लिमिट 20 साल है, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि ये लिमिट स्किल्स की है या मेरी लाइफ की। अब भी उस घटना को 15 साल हो चुके हैं, यानी उस बीइंग के लौटने और शायद अगले डिजास्टर के आने में सिर्फ 5 साल बचे हैं। अब मुझे एक रास्ता मिल गया है स्ट्रांग बनने का। अगर मैं स्ट्रांगेस्ट हंटर बन सका तो मैं अगले ग्लोबल डिजास्टर को रोक सकूंगा और अपने ऊपर लगे कर्स को भी हटा सकूंगा। रेनबो ब्रिज इस वक्त पूरी तरह केओस में डूबा है। हर कुछ देर में एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही हैं। शिनोडा सट्टोरू मजबूरी से देख रहा है कि कैसे सैकड़ों मॉन्स्टर्स सिटीजन्स पर हमला कर रहे हैं। दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, हमें और हंटर्स की जरूरत है। वो बुदबुदाया। तभी एक गॉब्लिन पीछे से उस पर हमला करता है। वो तुरंत पलटता है और अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन अभी उस हमले से निपटा ही था कि एक और मॉन्स्टर पीछे से स्नीक अटैक करता है। सौभाग्य से कोई उसे बचा लेता है। वो वही फायरबॉल था जो पहले भी उसे बचा चुका था। शिनोडा ने कहा, थैंक यू, आज तुमने मुझे 2 बार बचाया। अगर तुमने मुझे टैकल ना किया होता तो मैं शायद अब तक मर चुका होता। लेकिन सामने वाला उसे हल्के में ले रहा था, मानो वो कनेक्शंस के जरिए अंदर आया हो। फिर भी शिनोडा सट्टोरू ने मन में ठान लिया, सीनियर, चाहे जो हो मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। बच्चे, हमें ब्रिज हेड तक पहुंचना होगा, वो बोला। जल्दी से रेस्क्यू टीम से रॉन्डेवू करना है। रेनबो ब्रिज के सेंटर में एक जायंट बीस्ट ट्रांसपोर्ट ट्रक पर हमला कर रहा है। वो लेवल 190 का जायंट बेयर है। एरीज, ये ट्रक वाकई सेफ है? मॉल ने चिंतित होकर पूछा। मॉल, मुझे तुम्हारी एंग्जाइटी समझ आती है। डोंट वरी, मेरी प्रोटेक्शन मैजिक हाईएस्ट लेवल की है, एरीज बोली। लेवल 400 मॉन्स्टर भी इसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन तभी एक अनोमली होती है। पूरा ब्रिज हिलने लगता है। हर कोई डिसबिलीफ में उस सीन को देखता है। हाईएस्ट लेवल की डिफेंस भी अब बेबस लग रही थी। उसी वक्त हंटर एसोसिएशन का सपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां पहुंचता है। इम्पॉसिबल, कोई बुदबुदाया। ये तो रेनबो ब्रिज डंजन का अल्टीमेट बॉस है। समंदर की सतह पर एक विशाल ड्रैगन लाइक मॉन्स्टर अचानक से प्रकट होता है। ऑल यूनिट्स प्रिपेयर टू अटैक। अगले ही सेकंड बॉस ड्रैगन फायर छोड़ता है और पूरा ब्रिज उसकी आग में घिर जाता है। बॉस के सामने का बड़ा हिस्सा एक पल में गायब हो जाता है और सिर्फ वही बॉस समंदर की सतह पर खड़ा रह जाता है। मैं एयरक्राफ्ट से ये सीन देखकर डर गया। फिर वो बॉस ऊपर एयरक्राफ्ट को देखता है और मुंह खोलकर अगला हमला करने की तैयारी करता है। तेज सांसें निकलती हैं। अगले ही पल एयरक्राफ्ट जोरदार ब्लास्ट के साथ उड़ जाता है। सभी लोग जल्दी से कूद जाते हैं ताकि बच सकें, लेकिन अब क्योंकि डंजन बॉस सामने आ चुका है, पूरा प्लान बदल जाता है। अब सारे एसोसिएशन हंटर्स मिलकर बॉस को खत्म करने की तैयारी करते हैं। जल्द ही सभी एसोसिएशन हंटर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर नेस अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। उसकी स्वॉर्ड की टिप से लगातार हेल फायर निकलती है। एक जोरदार चीख के साथ अनगिनत हेल फायर स्वॉर्ड की टिप से बाहर निकलती है और सीधे बॉस की तरफ बढ़ जाती है। उधर सोनो स्पाइडर सिल की मदद से सेफली लैंड करता है। उसका असली टारगेट अब क्लेसिया ड्रैगन स्वॉर्ड है। रास्ते में सोनो को कई मॉन्स्टर की लाशें मिलती हैं, लेकिन कोई भी हंटर नहीं दिखता। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। तभी एक जोरदार आवाज आती है, जल्दी भागो। शिनोडा सट्टोरू अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर्स से पूरी जान से लड़ रहा होता है। उसके पीछे फायरबॉल बुरी तरह घायल पड़ा है। वो चिल्लाता है, तुम जल्दी भागो, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। लेकिन शिनोडा सट्टोरू अपने टीममेट को छोड़ने से इनकार कर देता है। साले, तुझे पता है क्यों लो लेवल मॉन्स्टर्स हाई लेवल डंजन में आते हैं?
क्योंकि वो हमेशा ग्रुप में आते हैं। उनके कंबाइंड अटैक्स हाई लेवल मॉन्स्टर्स जितने डेंजरस होते हैं। अगर अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सामने होते हैं वुल्फ डीमंस लेवल 15। इंडिविजुअली ये वीक होते हैं लेकिन हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं। इनका ग्रुप अटैक किसी भी हाई लेवल मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग होता है। उनके पीछे अनगिनत वुल्फ डीमंस की परछाइयां दिख रही थीं। शिनोडा सतोरू के चेहरे पर डर तो था लेकिन कोई पछतावा नहीं। सीनियर ने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। दूर खड़ा सोनो ये सीन देखता है और उसे वो पल याद आता है जब उसने अपने जूनियर को बचाया था। उसके कदम जो आगे बढ़ रहे थे अचानक रुक जाते हैं। इस वक्त वो सब वुल्फ डीमंस के बीच घिरे हुए हैं। शिनोडा सतोरू पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं। तभी जब एक वुल्फ डीमन उस पर झपटने ही वाला होता है, सोनो वक्त पर पहुंचता है और सीधे अपने बॉडी से उस डीमन को दूर फेंक देता है। वो पूछता है, तू ठीक है? शिनोडा सतोरू हैरान रह जाता है सोनो को देखकर। लेकिन उसका डर अभी गया नहीं था क्योंकि अब भी बहुत सारे वुल्फ डीमंस पास आ चुके थे। वो कहता है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। जल्दी भागो, इन वुल्फ डीमन से हाई लेवल हंटर्स भी नहीं निपट सकते। लेकिन सोनो बस शांत खड़ा रहता है और हल्की सी मुस्कान देता है। तो फिर तो सही है। शिनोडा सतोरू उसकी बात समझ नहीं पाता। सोनो अपने सामने सिस्टम पैनल कॉल करता है। सामने से वुल्फ डीमंस का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट होता है। अगले ही सेकंड वो वुल्फ डीमंस के झुंड में गायब हो जाता है। शिनोडा सतोरू डर जाता है लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है। कई स्पाइडर सिल्क थ्रेड्स सारे वुल्फ डीमंस को जकड़ चुके होते हैं। फिर सोनो की फिगर उन डीमंस के बीच से बाहर निकलती है। वो कहता है, इफेक्ट तो काफी अच्छा है। स्पाइडर सिल्क और भी तेजी से सिकुड़ती है और डीमंस को पूरी तरह बांध देती है। ये पूरा सीन बेहद भव्य होता है और फिर सिस्टम की लेवल अप नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। शिनोडा सतोरू सब कुछ देखकर शॉक में होता है। ये कौन सी स्किल थी, इतनी सारी मॉन्स्टर्स को एक बार में? लेकिन अब सोनो एक मुश्किल में फंस गया था। अगर मैंने इन्हें यहीं छोड़ा तो फिर से किसी मॉन्स्टर का शिकार बन सकते हैं। लेकिन मेरे पास अर्जेंट काम है, मैं इन्हें साथ नहीं ले जा सकता। क्या करूं? सिर्फ एक रास्ता है। सोनो फिर अपनी पॉकेट से एक रेड लिक्विड वाली बॉटल निकालता है। फायरबॉल को देते हुए वो कहता है, ये मिड लेवल पोशन है, इसे लेने से तेरी इंजरीज ठीक हो जाएंगी। फायरबॉल हैरान हो जाता है, तुम इतना कीमती चीज मुझे क्यों दे रहे हो? सोनो मुस्कुराता है, क्योंकि सीनियर का काम है जूनियर्स को सेफली वापस ले जाना। शिनोडा सतोरू इंस्टेंटली इमोशनल हो जाता है। थैंक यू सो मच, मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। सोनो मुड़कर जाने ही वाला होता है, तभी अचानक रुकता है और हल्की सी हंसी के साथ कहता है, अगर एहसान चुकाना ही है तो ये बता दो, इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की ट्रांसपोर्ट व्हीकल किस डायरेक्शन में है? मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन थोड़ी खराब है। ये सुनकर शिनोडा सतोरू बिल्कुल स्टन रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सेवियर इतना कैजुअल हो सकता है। रेनबो ब्रिज के उस पार एक ग्रुप रहस्यमयी लोग तेजी से सेंटर की ओर बढ़ रहे थे। बॉस की अपीयरेंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अगर एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और नेस और उन एसोसिएशन वालों की प्रायोरिटी बॉस को सब्जुगेट करना होगी, क्योंकि वही सबसे तेज तरीका है डंजन को शांत करने का। हम इसी मौके का फायदा उठाएंगे और क्या ड्रैगन स्वॉर्ड चुरा लेंगे। इस वक्त रेनबो ब्रिज के सेंटर में वो मॉन्स्टर जायंट बेयर अब भी पागलों की तरह अटैक कर रहा था। तभी एरीज ने एक और स्लीप स्पेल डाला और जायंट बेयर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, गहरी नींद में। फिर से सुला दिया। ऑब्वियसली एक हंटर है लेकिन पैसिफिस्ट भी। उसी वक्त एक गोल लोहे की बॉल हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आई। सौभाग्य से मोल ने टाइम पर नोटिस किया और एक ही बार में उसे 2 हिस्सों में काट डाला। मुझे पता था तुम आओगे, उसने कहा। ये टूरिंग एग्जीबिशन के दौरान कई बार हो चुका है। बाहर आओ बैंडिट्स। अचानक अंधेरे से काले कपड़ों में लिपटे कई लोग बाहर निकल आए। शार्प सेंसेस, मैं सच में तुमसे एक फाइट करना चाहता हूं। ये कहते हुए उनमें से एक आगे कूदा। मॉल ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और ब्लॉक किया। गार्ड वर्क को हल्के में मत लेना, वो बोला और अपनी तलवार से वार किया, लेकिन सामने वाले ने आसानी से डॉज किया और पीछे हट गया। मॉल ने उसका पीछा किया। एरीज ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मॉल का बॉडी कंट्रोल चला गया और साथ में खून भी निकलने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बोला। एरीज तुरंत उसके पास दौड़ा। वो लोग पॉइजन पिल्स यूज करते हैं। जहर शरीर की मैजिकल पावर अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। पॉइजन पिल्स तो इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन द्वारा बैंड है। एरीज, जो आमतौर पर काम रहता था, अब गुस्से में आ गया। मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। उसने अपने हाथ में मैजिक एक्टिवेट किया, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। काले कपड़ों वाला आदमी हंसते हुए बोला, एक ऐसा मेज जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, उसे तो मर जाना चाहिए। वो एक बड़ा फायरबॉल बनाने लगा, लेकिन ठीक उससे पहले उसकी गर्दन एक ही झटके में कट गई। अटैक करने वाला और कोई नहीं, वही जायंट बेयर था। असल में एरीज का स्पेल ही उसे फिर से जगा गया था। ब्लैक क्लोथ लोग उस जायंट बेयर के सामने बौने लग रहे थे। एक जोरदार रोर के साथ जायंट बेयर ने उन सबको उड़ा डाला।
ये देखकर उनका लीडर तुरंत भाग गया। मिसकैलकुलेशन, इस बार रिट्रीट करना ही बेहतर है। जायंट बेयर, जिसने सारे ब्लैक क्लोथ लोगों को हटा दिया था, अब धीरे धीरे एरीज और बाकी की ओर बढ़ने लगा। क्या तुम इसे फिर से सुला सकते हो? मॉल ने पूछा। अब मैं भी टॉक्सिन से प्रभावित हूं, मेरी मैजिकल पावर ब्लॉक हो चुकी है। मॉल बोला, मैं जानता था तुम्हारी पैसिफिज्म कभी न कभी मुश्किल लाएगी, बस नहीं सोचा था कि वो दिन आज ही होगा। एरीज हल्के से मुस्कुराया, हाँ, लेकिन तुम मुझसे अलग हो। वो आगे बढ़ा, उसके हाथ में एक मैजिक सर्कल खुल गया। ये देखकर मॉल चिल्लाया, वापस आओ, तुम मर जाओगे। खून की उल्टी करते हुए एरीज ने जबरदस्ती मैजिक चैनल किया टॉक्सिन को तोड़ने के लिए। इससे उसे जबरदस्त दर्द हुआ, अब भी कोई फायदा नहीं। जैसे ही वो जायंट बेयर के पास पहुंचा, उसकी मैजिक खत्म हो चुकी थी। अब उसके सामने थे जायंट बेयर के नुकीले क्लॉज। आई एम सॉरी, उसने कहा। लेकिन तभी हजारों स्पाइडर सिल्क्स हवा में उभरे और जायंट बेयर के क्लॉज को जकड़ लिया। फिर वो पूरे मॉन्स्टर को जालों में लपेटने लगे। जायंट बेयर ने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर में वो एक डंपलिंग की तरह बंध गया और शांत हो गया। एरीज इस सीन को डिसबिलीफ में देखता रहा। ये सोनो की मास्टरपीस है। तीनों अभी अभी यहां पहुंचे थे, सोचा नहीं था कि ये सच में काम करेगा। लेकिन एरीज और मॉल सोनो के ग्रुप की अपीयरेंस से अलर्ट हो गए। उन्हें लगा ये भी बैंडिट्स हैं जो स्वॉर्ड चुराने आए हैं। सोनो ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। तभी शिनोडा सत्तोरू ने अपना आईडी दिखाया। हम आइलैंड नेशन हंटर एसोसिएशन से हैं और रेनबो ब्रिज डंजन की एंट्री और एग्जिट को मैनेज करते हैं। ये देखकर एरीज थोड़े शांत हुए। सोनो ने आगे बढ़कर फिर से हेल्प की और अपने पास से 2 मिड लेवल हीलिंग पोशंस। सबसे पहले अपनी इंजरीज ठीक करो। ये सुनकर एरीज और मोल ने थोड़ा रिलैक्स किया। तभी ऊपर आसमान में कई एयरक्राफ्ट उड़ते हुए दिखाई दिए। ग्रेट, नई सपोर्ट टीम्स आ गई हैं। अब तो हम बच गए। इस वक्त हंटर नेस अब भी बॉस से लड़ रहा था। तभी बॉस ने अपना तीसरा फेज शुरू कर दिया। नेस ने तुरंत अपना अटैक रोक दिया। सावधान रहो, अब वाइड रेंज शॉकवेव आने वाला है। हमारी रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी हैं। हमें सिटीजन्स को इवैक्यूएट कराने के लिए थोड़ा टाइम लेना होगा। क्या डंजन कोलैप्स अब शांत हो जाएगा? इसी बीच एक जानी पहचानी आवाज आई, हंटर नेस, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। नया अराइवल था शिरोआकी मसाडो, लेवल 503, प्रोफेशन डार्क मेज। हंटर नेस ने पीछे मुड़कर हैरानी से देखा, तू यहां कैसे? लेकिन शिरोआकी कोई एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं था। उसने सीधा अपना मैजिक स्टाफ उठाया और बोला, मैजिक एक्टिवेट। एक ह्यूज मैजिक सर्कल बॉस के सामने हवा में चमकने लगा। ये देख नेस ने फौरन कहा, रुको, अगर तुम्हारा मैजिक उसे हरा नहीं पाया तो अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन शिरोआकी ने क्लियरली जवाब दिया, अगर ऐसी छोटी चीजों से डरेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बार मुझ पर छोड़ दो। डार्क लाइटनिंग। उसके शब्द गिरते ही बॉस चारों ओर से काली बिजली से घिर गया और दर्द से चीखने लगा। ये देखकर नाना ने जोर से चिल्लाया, सब भागो। बॉस का मैसिव बॉडी जमीन पर गिरा और रेनबो ब्रिज तेजी से इधर उधर हिलने लगा। केओस के बाद ब्रिज बुरी तरह तबाह हो चुका था। जिंदा बचे सोनो ने एक लंबी सांस ली। सोचा था इस बार सच में मर जाऊंगा। नीचे टूटे हुए ब्रिज को देखकर लगा, अच्छा हुआ सब सेफ हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी सही सलामत है। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ देखा तो दंग रह गया। वहां एक रो में जायंट नुकीले दांत दिख रहे थे। वो इतना डर गया कि आवाज तक नहीं निकाल पाया। उसे डर था कि कोई हलचल हुई तो ये मॉन्स्टर जाग जाएगा। तभी शिरोआकी वॉइड के जरिए वहां उड़ता हुआ पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बचा होगा। सोनो ने हैरानी से उसके चेस्ट पर लगी एम्ब्लम देखी। ये तो फ्यूचर गिल्ड थी जो पूरे आइलैंड नेशन में तीसरे रैंक पर थी। शिरोआकी ने पास में बंधे हुए जायंट बेयर को देखा। उसने सिर्फ हल्के से स्पाइडर सिल्क को छुआ और सिल्क एक के बाद एक टूटने लगी। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरा जायंट बेयर टुकड़ों में बट गया। सोनो ये सब देखकर शॉक्ड था। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज आई। मैसिव लेवल अप प्रॉम्प्ट्स उसकी आंखों के सामने चमकने लगे। लेकिन जायंट बेयर को मारने के बाद भी कोई आइटम रिवॉर्ड नहीं मिला। शिरोआकी ने भी लेवल अप की आवाज सुनी और कहा, ये स्पाइडर सिल्क्स तुमने बनाई थी बच्चे, गलती से तुम्हारा रिवॉर्ड मैं ले गया। ये लो, वापस ले लो, मुझे दूसरों की चीजें चुराना पसंद नहीं। तभी एक और एस हंटर वहां पहुंच गई। उसे देखकर वो चौंकी और तुरंत बोली, हमें अभी के अभी यहां से निकलना होगा। अगर वो मॉन्स्टर जाग गया तो पूरे एरिया पर वाइड रेंज अटैक्स करेगा। सोनो ने पूछा, जब वो बेहोश है तो उसे अभी क्यों नहीं मार देते? उसने जवाब दिया, अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं है। हाई लेवल बॉसेस के कई फेजेस होते हैं और रेड्स हर फेज के हिसाब से होती हैं। जब उसका हेल्थ एक तिहाई पर पहुंचता है तो वो अपनी अल्टीमेट स्किल यूज करता है। चाहे वो बर्सर्किंग हो या एरिया अटैक्स, सब कुछ फुल रेंज होता है। अभी हम बस तीसरे फेज में एंटर ही हुए हैं। बॉस के चारों ओर एक बैरियर बन जाएगा जो आसपास की मैजिक पावर अब्सॉर्ब करता है। इस दौरान कोई भी अटैक बेअसर होता है। तभी बॉस की आंखें अचानक खुल गईं। उसने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाई, उफ, ये तो एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही जाग गया। शिरोकी ने सोनो की तरफ देखा और बोला, बच्चे अलविदा, मर गए तो ब्लेम मत करना।
इतना कहकर वो ने के साथ बॉस की तरफ भागा और फिर से जबरदस्त बैटल शुरू हो गई। सोनो ने तुरंत बाकियों को संभाला और जोर से चिल्लाया, गाइस, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। बॉस तीसरे फेज में पहुंच चुका है और अभी कोई भी वाइड रेंज अटैक लॉन्च कर सकता है, लेकिन हमारे पास भागने का वक्त नहीं बचा है। सब ये सुनकर शॉक्ड रह गए। हमें तुरंत किशा ड्रैगन स्वॉर्ड हासिल करनी होगी ताकि हम उस बॉस को हरा सकें। मैं वादा करता हूं कि बाद में वो स्वॉर्ड वापस कर दूंगा। लेकिन मॉर्गन को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तुमने सही है, तुमने हमें 2 बार बचाया है, वो भी एक लो लेवल हंटर होते हुए। लेकिन अगर तुम्हें वो स्वॉर्ड मिल भी गई तब भी तुम उस अल्टीमेट बॉस को हरा नहीं सकते। और वैसे भी वो स्वॉर्ड अभी की हालत में ज्यादा बार यूज नहीं की जा सकती, इसलिए वो फिर भी बेकार है। तभी एरीज ने कहा, हमें ट्रेलर का सील खोलने के लिए बहुत सारा मैजिक पावर चाहिए, लेकिन फिलहाल हम बैंडिट्स के टॉक्सिन की वजह से मैजिक अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। ये परफेक्ट है। मुझे डंजन में मोबाइल मैजिक चार्जिंग स्टेशन कहा जाता है क्योंकि मेरे पास इन्फिनिट मैजिक जनरेशन की स्किल है। जैसे ही एरीज की एबिलिटी एक्टिवेट हुई, वो एक पल में ही मैजिक पावर से भर गई। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का सील भी तुरंत टूट गया। ये देखते ही सोनो बिना किसी देरी के कूद गया। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम सबकी रक्षा जरूर करूंगा। एरीज चौंक कर बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मॉर्गन ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे जायंट बेयर से बचाया पर मारा नहीं। शायद यही बात तुम्हें छू गई। सच में औरतों को समझना नामुमकिन है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर चढ़ते ही सोनो का एक्साइटमेंट बढ़ गया। अब किशा ड्रैगन स्वॉर्ड बस मेरे हाथों की दूरी पर है। लेकिन तभी पीछे से अचानक वही बैंडिट आ गया। उसने सीधा अपना ब्लेड ऊपर उठाया और वार कर दिया। डेंजर को देखकर भी सोनो कुछ कर नहीं पाया। उसे सीधा छाती में छुरा मार दिया गया। सोनो तुरंत व्हीकल में गिर पड़ा। अब ये लेजेंडरी स्वॉर्ड बैंडिट के हाथ लग गई थी। बैंडिट ने ट्रेजर चेस्ट खोला। उसके अंदर एक पिच ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड रखी थी। जब यूजर मरता है तो जायंट फुट स्पाइडर सिल्क रैंडमली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही स्पाइडर सिल्क टूटा, पूरा ट्रांसपोर्ट व्हीकल पानी में गिर गया और काले गहरे पानी में डूबने लगा। क्या तुम वाकई इस ऑब्जेक्ट को हासिल करना चाहते हो? जब वो असैसिन स्वॉर्ड लेने गया तभी सोनो ने मौके का फायदा उठाया और पीछे से उसे सीधे एक स्वॉर्ड से छेद दिया। मैं उन लोगों में से हूं जो अच्छा काम करने वालों का एहसान मानते हैं और बदला लेने वालों का भी 10 गुना। आखिरकार किशा ड्रैगन स्वॉर्ड सोनो के हाथ में आ गई। उसने तुरंत अपनी स्किल CTLC यूज करके स्वॉर्ड को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम की एक वार्निंग सामने आई। यूजर का लेवल टारगेट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हो सकती। सोनो डिसबिलीफ में सिस्टम स्क्रीन की तरफ देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? इस स्वॉर्ड की लेवल रिक्वायरमेंट तो 30 है और मैं तो लेवल 50 से ऊपर हूं, तो रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए। तभी एक और हादसा हो गया। वो पुराना असैसिन अभी तक मरा नहीं था। उसने अचानक से वापसी की और अपनी ब्लेड से सोनो को बेरहमी से वार किया। खून चारों तरफ फैल गया। लगता है मैं ब्लड टावर गिल्ड के असैसिन्स की इज्जत मिटा ही देता। अगर मेरे पास हीलिंग स्किल नहीं होती तो मैं कब का मर गया होता। सोर्ड फिर से असैसिन के हाथ में चली गई। दुर्भाग्य से मैं उन लोगों में से हूं जो एहसान भूल जाते हैं, लेकिन बदला हमेशा लेते हैं। इस बार तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये कहते हुए उसने स्वॉर्ड से सोनो की तरफ हमला किया। शिट, मैं इतनी दूर तक आ गया था। तभी कुछ हुआ। किशा ड्रैगन स्वॉर्ड अपने यूजर के साथ फ्यूज हो गई। सिस्टम नोटिफिकेशन। किशा ड्रैगन स्वॉर्ड के एबिलिटी वैल्यू को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब्जॉर्प्शन शुरू। कॉपीइंग। किशा ड्रैगन स्वॉर्ड का लेवल अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कॉपीइंग पैसिव स्किल 35% डिफेंस इंक्रीज अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कॉपीइंग यूनिक स्किल 1 वैम्परिज्म अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कॉपीइंग यूनिक स्किल 2 बर्सर्किंग अब्जॉर्ब किया जा रहा है। किशा ड्रैगन स्वॉर्ड की सारी एबिलिटीज पूरी तरह अब्जॉर्ब कर ली गई हैं। जब यूजर का हेल्थ 25% से नीचे गिरता है तब किशा ड्रैगन स्वॉर्ड का प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। किशा ड्रैगन स्वॉर्ड की यूनिक स्किल 2 बर्सर्किंग अब फोर्सफुली एग्जीक्यूट होगी। उसी पल रेनबो ब्रिज का बॉस